Now, let's move on to the third type of salt, that is salt of weak acid and weak base. Salt of weak acid and weak base. The typical example of this category is ammonium acetate or ammonium cyanide or ammonium isocyanide or cyanate. मैं सारी बात अमोनियम हाइड्रोक्साइड से समझाता हूं, अमोनियम एसीटेट से समझाता हूं. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है. इन दोनों को मिलाकर बनाया गया यह सॉल्ट अमोनियम एसीटेट. इस सॉल्ट को जब हम प्योर वाटर में डालेंगे और वह जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, एसिडिक होएगा, बेसिक होएगा, मैं यह बात समझाता हूं. हम जितना भी सॉल्ट पानी के अंदर डालते हैं पूरा सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है. सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दे आर ऑलवेज almost 100% dissociated. They are completely dissociated. पूरी तरह से डिसोसिएट होकर एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दे देंगे. यदि हमने C मोल्स पर लीटर डाले हैं, 1 लीटर पानी में C मोल्स अमोनियम एसीटेट के डाले हैं, तो पूरी तरह से डिसोसिएट होकर वहां पर एसीटेट आयन के भी C मोल्स मिल जाएंगे और अमोनियम आयन के भी वहां पर C मोल्स मिल जाएंगे. अब जरा सोचिए क्या होना. एसीटेट आयन भी अनस्टेबल है, अमोनियम आयन भी अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि एसीटेट आयन वीक एसिड एसिटिक एसिड से आया है और एसिटिक एसिड वीक एसिड इसीलिए होती थी क्योंकि एसीटेट आयन अनस्टेबल होता था. अमोनियम आयन वीक बेस NH4OH से आया है और वो वीक बेस इसीलिए होता था क्योंकि अमोनियम आयन अनस्टेबल होता था. इस बार दोनों ही आयन अनस्टेबल हैं, दोनों ही आयन अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और दोनों ही आयन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कोई तरह की एक्टिविटी, कोई तरह की रिएक्शन करेंगे. कैसे? आपस में एक दूसरे के साथ तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग तो हो गए हैं, अलग होते ही हैं, सॉल्ट है. अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इनके चारों तरफ अब सिर्फ और सिर्फ पानी है. ये पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे, यह हाइड्रोलाइज होंगे. दोनों ही आयन हाइड्रोलाइज होंगे. एसीटेट आयन भी हाइड्रोलाइज होएगा, अमोनियम आयन भी हाइड्रोलाइज होएगा. दोनों आयन वाटर से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और वहां पर यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाई देने लगेगी. इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्ट. यह सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और इस हाइड्रोलिसिस के लिए हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. सिंस इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिफाइन करा जा सकता है, डिनोट करा जा सकता है. लेट्स डिफाइन दैट. हम इस तरह से लिखेंगे KH इज इक्वल टू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन into ammonium hydroxide concentration upon acetate ion concentration into ammonium ion concentration. In this manner, we'll define hydrolysis constant of ammonium
acetate salt. This is hydrolysis constant of salt. इसकी वैल्यू डिटरमाइन करी जा सकती है. इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो साधारण सा काम हम करेंगे, न्यूमरेटर में भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है. और ऐसा करने पर हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल साफ दिखने लगेगी. न्यूमरेटर में तो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव KW दिखने लगेगा और डिनोमिनेटर में आप देखिए एसिटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड, यह Ka हो गया और अमोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन NH4OH, यह Kb हो गया. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वैल्यू, द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी Kw अपॉन Ka Kb, KH इक्वल टू Kw अपॉन Ka Kb. इस तरीके से हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन हो गई. यह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अमोनियम एसिटेट सॉल्ट के लिए है. अब कोई पूरा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता है. वंस अगेन हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसे H से डिनोट कर देते हैं. सारे मोल्स हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे हैं. आउट ऑफ द टोटल मोल्स अवेलेबल, H मोल्स आर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड आउट ऑफ 1 मोल. हर एक मोल में से H मोल्स हाइड्रोलाइज हो रहा है. C मोल्स में से CH मोल्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और बचे कितने रह जाएंगे? C माइनस CH, C माइनस CH. इसके CH मोल्स बन जाएंगे, इसके CH मोल्स बन जाएंगे. इस तरीके से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से अलग अलग मॉलिक्यूल्स और आयंस का यह कंसंट्रेशन होगा. इसे हम KH डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. KH इज इक्वल टू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन मुझे CH दिख रहा है, NH4OH कंसंट्रेशन भी CH दिख रहा है. दिस C इंटू 1 माइनस H एंड दिस ऑल्सो C इंटू 1 माइनस H. C थ्रू आउट कैंसल्ड. और इस तरह से हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगता है H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H होल स्क्वायर. दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन. इन दिस सिचुएशन ऑलवेज एप्लीकेबल. मगर वंस अगेन जनरली जैसा मैंने बताया कि जो हाइड्रोलिसिस फिनोमेना है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि यह 10-15% या 50-60% हो रहा है. यह हाइड्रोलिसिस फिनोमेना 1 या 2% के रेंज में ही होता है. मैं इस बात को दोबारा मेंशन करता हूं. Generally, H is very small as compared to 1. 1 minus H is nearly 1. हम इस बात को इधर लिख देते हैं और कह देते हैं that this H is KH is nearly equal to H square, or degree of hydrolysis is nearly equal to under root of KH, or it's nearly equal to under root of KW upon Ka into Kb. This is the degree of hydrolysis. जो वैल्यू होगी. अब खास बात, इन एक्सप्रेशंस को जिनको मैं बॉक्स में रख रहा हूं इनको रट के रखना है. सॉल्ट दिखता है, कुछ पूछा जाता है तो एकदम से एक्सप्रेशन दिमाग में आ जाने चाहिए. अब हमसे खास बात पूछा जाता है कि इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन में pH वैल्यू क्या होगी. खास बात, इसमें pH वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिलेटिवली एसिड स्ट्रांग है या रिलेटिवली बेस स्ट्रांग है.
मगर उस पीएच के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। जरा सोचिए, इस सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन भी है और एसीटेट आयन इधर हमें दिख रहे हैं, और इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी है। यदि किसी सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी हो और एसीटेट आयन भी हो, तो उस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की Ka डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मस्ट होल्ड। यह जो एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन की जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, यह डायनामिक इक्विलिब्रियम भी वहां पर होल्ड करना चाहिए। This is the definition of dissociation constant of acetic acid. This definition and its value must always hold. यह एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है और इसकी यह डेफिनेशन है, होल्ड करना चाहिए। अब जरा देखिए कैसे होल्ड करेगी। एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन है वहां पर CH और एसिटेट आयन कंसंट्रेशन है वहां पर C(1 - H). यह कंसंट्रेशन होल्ड करना चाहिए, यह डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए। तो मैं लिखता हूं इस तरह से, Ka इज इक्वल टू एसिटेट आयन की जगह पर मैं लिखता हूं C(1 - H), एसिटिक एसिड की जगह पर CH और H पॉजिटिव। मेरे इस एक्सप्रेशन से मुझे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दिखने लगेगा, C से C कैंसल्ड, और अब इधर मुझे दिख रहा है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज Ka into H upon 1 - H. But H is negligible as compared to 1. So H positive ion concentration would be nearly equal to Ka into H. But H is nearly equal to Ka by Kb. H की वैल्यू मुझे दिख रही है, तो Ka into Kw by Ka Kb। यह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Finally, I get the expression for H positive ion concentration and it comes out to be Ka under root of Ka upon Kb into Kw. This is the H positive ion concentration in the solution. बड़े ध्यान से देखिए, समझिए कि हमने H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कैसे डिटरमाइन करा है। वह एसिड पर भी निर्भर कर रहा है, वह बेस पर भी निर्भर कर रहा है। मतलब एसिड का Ka पर निर्भर कर रहा है और बेस के Kb पर निर्भर कर रहा है। उसकी रिलेटिव जो वैल्यू होगी, जो रेशियो होगा, उस पर निर्भर कर रहा है। हमने कहा एसिटिक एसिड है, एसिटेट आयन है, दोनों हैं, तो वहां पर इस एसिटिक एसिड की Ka डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए। एसिटिक एसिड की Ka डेफिनेशन अप्लाई करिए, एसिटेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड, और जो मुझे कंसंट्रेशंस दिख रहे हैं आयंस के और मॉलिक्यूल्स के, बाद सब्स्टिट्यूट कर दिए और एक्सप्रेशन देखा, फिर H पॉजिटिव आयन का एक्सप्रेशन लिख लिया और उसमें यह कह दिया कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी कम है, नेग्लिजिबल है 1 के कंपैरिजन में, इसलिए यह सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और फाइनली यह एक्सप्रेशन लिख दिया। दिस इज द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अब जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन निकाल दिया तो pH वैल्यू निकाली जा सकती है। मैं pH डेफिनेशन अप्लाई कर देता हूं। pH डेफिनेशन इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ Kw इंटू Ka बाय Kb। लॉग के वही सारे एक्सप्रेशंस लगा दीजिए, अंडर रूट की जगह आगे हाफ लिख दीजिए, माइनस को अंदर ले लीजिए, और फाइनली यू कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट pH of this salt is half of
pKw प्लस pKa माइनस pKb. Observe that the pH value of this salt is independent of its concentration. इस salt का जो pH value है वो concentration से independent है. That depends only on how strong or weak the acid is, how strong or weak the base is. pKa वैल्यू और pKb वैल्यू पर डिपेंड करता है. यह एक्सप्रेशन हमको मेमोराइज कर लेना चाहिए. pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb. दिस इज द pH ऑफ द सॉल्ट. जब हम इस सॉल्ट का pH डिटरमाइन करेंगे, इट वुड कम आउट टू बी क्लोज टू 7 के आसपास आएगा. नियरली न्यूट्रल सॉल्ट होएगा. 7 से ऊपर यदि होएगा, 7 से ऊपर तब होएगा जब बेस रिलेटिवली स्ट्रांग होएगा, मगर एसिड यदि रिलेटिवली स्ट्रांग हुआ तो ये 7 से कम होएगा. Observe the complete analysis and now we'll move on to the last type of salt, that is salt of strong acid, strong base. जरा इसे लिख लीजिए. Now let's finish our article salt hydrolysis. Let's discuss about the last type of salt, that is salt of strong acid and strong base. वह सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर बनाए गए हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि KNO3, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट. मैं NaCl से समझा देता हूं, बिल्कुल छोटी सी बात है. NaCl के C मोल्स पर लीटर पानी के अंदर डाले गए, 1 लीटर पानी में C मोल्स NaCl के डाले गए. सॉल्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएटेड, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा. C मोल्स सोडियम आयन के, C मोल्स क्लोराइड आयन के. क्या होना है सोडियम आयन का? कुछ भी नहीं, स्टेबल है. क्या होना है क्लोराइड आयन का? कुछ भी नहीं, यह भी स्टेबल है. सोडियम आयन स्ट्रॉन्ग बेस से आया है NaOH, और वो स्ट्रॉन्ग बेस इसीलिए है क्योंकि सोडियम आयन स्टेबल होता है. क्लोराइड आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है HCl, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए होता है क्योंकि क्लोराइड आयन स्टेबल है. इधर सोडियम आयन भी स्टेबल, क्लोराइड आयन भी स्टेबल, पानी के अंदर इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली घूमेंगे. नो हाइड्रोलिसिस, किसी तरह का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होना है. वहां पर पानी बिल्कुल वैसे ही डिसोसिएट होएगा जैसा प्योर कंडीशन में हो रहा था. वाटर का इस तरह से डिसोसिएशन अवश्य होएगा. वहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होएगा और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होएगा. H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन वहां पर 10⁻⁻14 होएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जा रही है. pH वहां पर 7, POH भी वहां पर 7, pH प्लस POH वहां पर pKw के बराबर होएगा, which would be equal to 14 at 25 degree centigrade. It would be a neutral solution. यह एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा. यह न तो खट्टा लगेगा न ही कड़वा लगेगा. It would taste salty, neither sour nor bitter. यह ना एसिडिक सॉल्यूशन है ना बेसिक सॉल्यूशन है. इसमें किसी तरह का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर
not hydrolyzed. And this is about the largely soluble salt. Largely soluble salt जो पानी में जाकर हाइड्रोलाइज होते हैं, हाइड्रोलाइज होकर सॉल्यूशन बनाते हैं और उनका एसिडिक बेसिक नेचर, उनका पीएच वैल्यू मैंने इस पूरे आर्टिकल में सिखाया है। अब मैं इसके आगे थ्योरी को कंटिन्यू कराऊंगा। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने सबसे पहले एसिड बेस के बारे में पढ़ा, फिर बिहेवियर ऑफ एसिड पढ़ा, बिहेवियर ऑफ बेस पढ़ा, फिर हमने बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा, फिर हमने बिहेवियर ऑफ सॉल्ट पढ़ा। सॉल्ट के हमने दो प्रकार पढ़े, एक तो वह सॉल्ट जो पानी में काफी कम डिसॉल्व होते हैं, और अभी अभी हमने वह सॉल्ट फिनिश करा जो पानी में काफी अधिक डिसॉल्व होते हैं। इस तरीके से हमने अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी के अंदर बिहेवियर को समझ लिया। अब इसके बाद जो आगे हम करने जा रहे हैं, दैट इज, अब हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स के मिक्सचर को मिला के जो अलग अलग कंडीशंस बनेगी, एसिड और बेस को मिलाकर देखेंगे, एसिड और सॉल्ट को मिलाकर देखेंगे, सॉल्ट और बेस को मिलाकर देखेंगे, और फिर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उन सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होता है, उनका पीएच कैसा होता है, उनका क्या उपयोग है, हम यह सारी बातें अब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और मेरा अगला जो आर्टिकल होएगा उसमें मैं समझाऊंगा अबाउट बफर सॉल्यूशन। उस बफर सॉल्यूशन को भी समझाने से पहले मैं कुछ बातें और डिस्कस कराता हूं और अगले आर्टिकल पर आता हूं। सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए एंड लेट्स वेट फॉर माय नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज बफर सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज बफर सॉल्यूशन। इसके बाद खास जो मैं समझाना चाहता हूं दैट इज बफर सॉल्यूशन। मगर उस बफर सॉल्यूशन को भी समझाने से पहले मैं एक बैकग्राउंड, एक उसकी भूमिका तैयार करता हूं कि मैं इस बफर सॉल्यूशन को क्यों समझा रहा हूं, कहाँ इसका यूज है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्यों बफर सॉल्यूशन के बारे में समझना जरूरी है, और इंडस्ट्रीज में किस जगह पर कैसे काम में आता है। उसे समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। टेल मी द equilibrium constant of reaction of strong base with weak acid। कोई weak acid है, a weak acid HA, and let us say the Ka of this weak acid is 10 to the power minus 5. Any weak acid HA and Ka of this weak acid is 10 to the power minus 5. Now what I am asking is equilibrium constant of its reaction with a strong base. Equilibrium constant of its reaction with स्ट्रॉन्ग बेस। यदि यह वीक एसिड HA किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करे और वह रिएक्शन यदि डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं, और सॉल्व करने का तरीका सीखने के बाद इससे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसके मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। जरा सोचना चालू कीजिए। वीक एसिड HA, equilibrium constant of its reaction with a strong base. Now what do you mean by strong base? A strong base जैसे NaOH। NaOH के साथ यदि यह वीक एसिड HA रिएक्ट करती है तो रिएक्शन क्या होगी, कैसे होगी। अब खास बात, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, सोडियम आयन बिल्कुल अलग हो जाता है, OH नेगेटिव आयन बिल्कुल अलग हो जाता है। यह HA इनफैक्ट जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो
तो उसकी रिएक्शन वहां पर सिर्फ OH नेगेटिव आयन से होगी, सोडियम आयन से कोई खास मतलब नहीं। दिस इज वीक एसिड HA, जो कोई खास डिसोसिएट नहीं होती है, जो सॉल्यूशन के अंदर HA के फॉर्म में ही रहेगी। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, जो सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएटेड है और सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में रहेगा और वहां पर सोडियम आयन बिल्कुल अलग रहेगा। जब यह वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन होगी तो यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी और वहां पर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के होने से A नेगेटिव प्लस H2O यह प्रोडक्ट बनेगा। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, यह डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकती है, और यदि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यदि यह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, तो इस रिएक्शन का हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। मैं यह क्यों पूछ रहा हूं, इसका आगे की थ्योरी में क्या एप्लीकेशन है, आगे जाकर समझ में आएगा। पहले इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लेते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं, उस रिजल्ट का मायना समझ लेते हैं। यदि यह रिएक्शन रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। दिस वुड बी द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। A नेगेटिव प्रोडक्ट साइड जो न्यूमरेटर में दिख रहा है HA और OH नेगेटिव, जो रिएक्टेंट साइड है वह डिनोमिनेटर में दिखने लगा। H2O वाटर, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है और इसके कांस्टेंट एक्टिव मास को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में ही जोड़ के देखा जा सकता है। हमें इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करना और इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है। अब इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें? इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जरा एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। मैं कहता हूं यदि मैं H पॉजिटिव को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखूं, इसमें H पॉजिटिव को यदि मैं मल्टीप्लाई करके देखूं और साथ में डिवाइड करके देखूं, इस तरीके से मैंने H पॉजिटिव को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और अब जो एक्सप्रेशन बना है उसको बड़े ध्यान से देखिए। H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपॉन HA न्यूमरेटर में दिख रहा है। यह जो एक्सप्रेशन मुझे बना हुआ दिख रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA दिया गया है, ये इसी तरीके से तो हम डिफाइन करते थे। हम कोई सी भी वीक एसिड HA को ऐसे डिसोसिएट होता हुआ देखते हैं और उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी तरह से डिफाइन करते हैं। ये H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA, यह Ka दिख रहा है मुझे, और डिनोमिनेटर में H पॉजिटिव इंटू H नेगेटिव यह Kw दिख रहा है। I may rewrite this expression in this manner. Equilibrium constant of this reaction is equal to Ka by Kw. The dissociation constant of acid जो कि मुझे दे रखा है 10 to the power -5, Kw जो मुझे पता है 10 to the power -14, upon solving it comes out to be 10 to the power +9. This comes out to be the equilibrium constant of this reaction. कोई वीक एसिड HA है जिसका Ka वैल्यू हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया था if this acid react with some strong base, what would be its equilibrium constant? हमने वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन लिखी, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी, उस डेफिनेशन को लिखने के बाद हमने सुटेबल टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, उसको एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बनाया, उसको सॉल्व करा, सॉल्व करके आया वैल्यू 10 to the power +9. नाउ लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। हम इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, इसके मायने समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात देखिए, यह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है, कितनी आई है? 10 to the power +9. इट्स वेरी 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 लार्ज, बहुत ज्यादा वैल्यू आई है। नाउ व्हाट डू दिस लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सजेस्ट अस?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लार्ज वैल्यू हमें यह बताती है कि यह जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना है। यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जैसे कि होना ही नहीं है। इस रिएक्शन में बैकवर्ड एरो को आप हटा दीजिए, इसे तो पूरी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रहने दीजिए। इसका मतलब है कि यह रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। इसका मतलब है एसिड चाहे वीक हो, मगर यदि वह स्ट्रॉन्ग बेस के संपर्क में आती है तो उसके साथ में रिएक्ट करती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देती है, सॉल्ट और वाटर देती है। इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, it always goes in forward direction, it never occur in backward direction। एसिड और बेस आपस में जब भी संपर्क में आएंगे तो वह हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेंगे, और इनमें से कोई एक तो पूरी तरह से खत्म होएगा। या तो एसिड पूरी तरह से खत्म हो जाए, या बेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, या दोनों खत्म हो जाए। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि एसिड और बेस एक ही सॉल्यूशन में साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करें। एसिड और बेस का सॉल्यूशन के अंदर, एक ही सॉल्यूशन के अंदर कोएग्जिस्टेंस असंभव है। एसिड और बेस को जब मिलाओगे तो कोई एक को तो पूरी तरह से खत्म होकर वहां पर पूरी तरह से सॉल्ट और वाटर बनाना ही होगा। यह मतलब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं इसी तरह का, चलिए एक और सवाल देता हूं इसी चीज को समझाने के लिए। आप लोग कर सकेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। मैं वीक बेस देता हूं। वीक बेस BOH, weak base BOH, and its Kb value is given to us, and let us say the Kb value is 10 to the power -6। अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, tell me the equilibrium constant of its reaction with strong acid। equilibrium constant of its reaction with strong acid, यह चीज पूछी गई है। equilibrium constant of its reaction with strong acid। This is the question posted to us, almost a similar question। सोचने का तरीका सेम होएगा। सबसे पहले यह वीक बेस BOH की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन को सोची जाए। वीक बेस BOH क्योंकि वीक है इसलिए बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए BOH के फॉर्म में दिखेगा। इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट होएगा और H पॉजिटिव के फॉर्म में दिखने लगेगा। यह रिएक्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में यह रिएक्शन है। यह रिएक्शन यदि होगी तो वहां B पॉजिटिव और H2O यह प्रोडक्ट मिलेंगे। और इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमसे पूछा गया है कि क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह बताइए। और उसके बाद से वंस अगेन उसके कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि क्या मतलब है इस प्रॉब्लम का और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी B पॉजिटिव, H2O को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डेफिनेशन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में जुड़ जाता है। B पॉजिटिव अपॉन BOH इंटू H पॉजिटिव, और फिर इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इधर जो सुटेबल टर्म है जिससे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। मैं हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, और इस तरह से मुझे न्यूमरेटर में देखने लगता है B पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन BOH। ये क्या है? जो मैंने वीक बेस BOH लिखा है वह वीक बेस BOH के लिए जो Kb डेफिनेशन है वो मैं इसी तरह से तो लिखता था। जरा देखिए, डिसोसिएशन ऑफ बेस जो मैंने सिखाया था वहां पर Kb डेफिनेशन मैंने इसी तरह से लिखी थी, तो यह तो Kb डेफिनेशन हो गई।
दिस Kb, और डिनोमिनेटर में जो H पॉजिटिव टू H नेगेटिव दिख रहा है, दिस Kw. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनफैक्ट Kb अपॉन Kw. अब मैं वैल्यूज प्लग इन कर देता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. 10 to the power minus 6 अपॉन 10 to the power minus 14. Kb की वैल्यू दे रखी है 10 to the power minus 6, Kw की वैल्यू मुझे पता है 10 to the power minus 14, और यह दिखने लगा 10 to the power plus 8, and this is very very large value. It comes out to be a very very large value. यह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है. अब इसका क्या मतलब है? वंस अगेन, चाहे बेस वीक हो, भले ही वो कितना भी बेस वीक हो, मगर यदि वह एसिड के संपर्क में आता है, यदि वह एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो हमेशा वह एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, पूरी तरह से रिएक्ट करेगा. वो जो रिएक्शन है, आप उसको रिवर्सिबल मान भी लोगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान भी लोगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना अधिक आ रहा है कि इतनी अधिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर आप यह कंक्लूड कर लोगे कि यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तो होती ही नहीं है, यह रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, और वहां पर पूरी तरह से सॉल्ट और वाटर बन जाता है. या तो बेस वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या एसिड वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. एसिड और बेस के बीच में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है. एसिड और बेस कभी भी एक ही सॉल्यूशन में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा. This is the conclusion from this article. This is the conclusion from this two problems. यह मैं illustrative problem ज्यादा बोलता हूँ. कई बार एग्जामिनेशन में दोनों सवाल ऐसे के ऐसे ही अपीयर होते हैं. आप पाएंगे यदि पिछले 10 सालों के पेपर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर 3 साल में एक बार इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर देखेंगे. कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, मगर यह प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है. और यह मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि आगे जो मैं बफर सॉल्यूशन समझाऊंगा, उसका जब कंसेप्ट समझाऊंगा, तो उस कंसेप्ट में यह लॉजिक जरूर आएगा. बड़े ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए. अगला आर्टिकल समझाता हूं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. बफर सॉल्यूशन समझाने से पहले मैं बफर सॉल्यूशन की क्यों आवश्यकता है इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसे समझने के लिए मेरा यह जो आर्टिकल है बड़े ध्यान से समझिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं 1 लीटर प्योर वाटर लेता हूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. What would be its pH वैल्यू? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 1 लीटर प्योर वाटर लिया जाए तो उसकी pH वैल्यू होती है 7. You know this, आप सभी को पता है. अब if this 1 liter of water is added with 0.365 grams of HCl. If this pure water is added with 1 liter pure water is added with a pinch of HCl, इसमें हल्का सा NaCl, जरा सा NaCl गिर जाए, जरा सा HCl पड़ जाए, 0.365 grams of HCl, तो यह जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, इसका नया पीएच क्या होगा, और इस HCl के डालने से चेंज इन पीएच क्या हो गया. जरा इस बात को सोचिए. हम कहते हैं 0.365 ग्राम्स ऑफ HCl, ये जो हमने डाला है, हमें इसे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा. कितने मोल्स हैं? 0.365 को 36.5 से डिवाइड कर दीजिए. दिस मच मोल्स ऑफ HCl.
यहां पर जो HCl के मोल्स डाले गए हैं दैट इज 0.01 मोल्स। 1 लीटर पानी में 0.01 मोल्स HCl के पड़ चुके हैं और यह HCl पूरी तरह से डिसोसिएट होकर 0.01 मोल्स पर लीटर H पॉजिटिव आयन दे देगा। 0.01 मोलारिटी H पॉजिटिव आयन की हो जाएगी और H पॉजिटिव आयन की 0.01 मोलारिटी हो जाने से इस सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 2, चेंज इन pH इज 5। जरा सिचुएशन को समझे। 1 लीटर प्योर वाटर, उसका pH था 7, उसमें जरा सा HCl गिर गया। हो सकता है बाय मिस्टेक, किसी तरह से गलती से इतना सा HCl गिर गया, जरा सी एसिड गिर जाने से एकदम से pH जो 7 था वो एकदम से गिर के 2 पर आ गया, चेंज इन pH 5। मैं कहता हूं हियर वी आर ऑब्जर्विंग एब्रप्ट चेंज इन pH ड्यू टू एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। एक जरा सी एसिड डाल देने से प्योर वाटर का pH एब्रप्टली एकदम से चेंज हुआ। सिचुएशन को दोबारा समझते हैं। यदि हम इसमें जरा सा कोई बेस डाल दें, यदि 1 लीटर प्योर वाटर में 0.4 ग्राम्स NaOH गिर जाता, जरा सा बेस गिर जाता, तो इस बेस के गिर जाने से, इस बेस के वहां डाल दिए जाने से नया सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या होता और चेंज इन pH क्या होता। वंस अगेन इस बात को समझने के लिए हम ये जो 0.4 ग्राम्स NaOH हमने लिया है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करें। 0.4 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH। इतने मोल्स NaOH के डाले गए हैं और वहां पर NaOH का जो हमने कंसंट्रेशन बना दिया है, जरा देखिए, इट्स 0.01 मोल्स हमने NaOH के डाल रखे हैं और वहां पर NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इतने मोल्स NaOH के वहां होने से 0.01 मोल्स पूरी तरह से डिसोसिएट होके 0.01 मोल्स पर लीटर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होगा। 0.01 मोलारिटी वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन की होगी और यदि वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन की मोलारिटी 0.01 मोलर है तो वहां जो POH होगा दैट वुड बी 2। POH 2 होगा, मतलब pH जो होगा दैट वुड बी 12 और चेंज इन pH, प्योर वाटर का pH 7 था, इस सॉल्यूशन का pH 12 हो गया, चेंज इन pH 5। प्योर वाटर का pH 7 है, NaOH डाल देने से एकदम से pH बढ़ जाता है। मैं कहता हूं दिस इज एब्रप्ट चेंज इन pH। व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज प्योर वाटर का pH 7 होता है, इसमें जरा सी एसिड डाली जाए तो एकदम से pH गिर जाता है, जरा सा बेस डाला जाए तो एकदम से pH बढ़ जाता है। pH of pure water fluctuates abruptly on addition of acid or base। प्योर वाटर में एसिड डालोगे तो pH एकदम से गिरेगा, बेस डालोगे तो pH एकदम से बढ़ेगा और ये जो pH फ्लक्चुएशन है बहुत एब्रप्ट होता है, बहुत तेजी से होता है। एंड दिस एब्रप्ट फ्लक्चुएशन इन द pH of pure water is a major problem in various industries। कई तरह की इंडस्ट्रीज में प्योर वाटर का यह जो एब्रप्ट फ्लक्चुएशन है, प्योर वाटर का pH का जो एब्रप्ट फ्लक्चुएशन है, एक बहुत बड़ी समस्या होता है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे लेदर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रॉ मटेरियल क्या है? लेदर। और ये लेदर कहां से आता है? ये लेदर आता है जानवरों से। भाई गाय है, गाय मर जाती है, उसकी चमड़ी को अलग कर लिया जाता है, वही वहां का रॉ मटेरियल है। सुअर है, बैल है, भैंस है, ये सभी जो जानवर हैं, इन्हीं सभी जानवरों की खाल वहां पर लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। अब जरा सोचिए, कोई सा भी जानवर, जैसे हम किसी गाय की बात करें,
अब उस गाय की बॉडी के अंदर तरह तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं और उन तरह तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए तरह तरह की ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स का अलग अलग तरह का सेक्रीशन होता है और उन ग्लैंड्स के सेक्रीशन का अलग अलग तरह का पीएच होता है। कोई ग्लैंड्स एसिडिक है, उसमें एसिडिक सेक्रीशन है, कोई ग्लैंड बेसिक है, उसमें बेसिक सेक्रीशन। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक जानवर में गैस्ट्रिक जूस होता है एंड दैट गैस्ट्रिक जूस इज इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जानवर की बॉडी में गैस्ट्रिक जूस होएगा, गैस्ट्रिक जूस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl होएगा, वह उसके डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। न केवल वहां पर गैस्ट्रिक जूस होता है बल्कि वहां पर बाइल जूस भी होता है। बाइल जूस इज बेसिक इन नेचर, वो बेस होता है। पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा आगे कहीं बाइल जूस है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच है 1 और 2, बाइल जूस का पीएच है 8 और 10 और 11 और 12। तो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो अलग अलग तरह के पीएच वाले सेक्रेशन है, कुछ एसिड है, कुछ बेस है। अब जब आपने जानवर को मारा, जब आपने जानवर को मार के उसकी खाल को अलग करा, तो उस दौरान यह गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस पंक्चर होंगे। ये जब पंक्चर होंगे तो यह लीक होंगे। जब आप खाल को अलग करोगे तो उस खाल में किसी जगह पर गैस्ट्रिक जूस का स्टेन हो सकता है और किसी जगह पर बाइल जूस का स्टेन हो सकता है। एक जगह पर गैस्ट्रिक जूस पंक्चर होके उसका एक स्टेन बना ली, एक जगह पर बाइल जूस स्टेन बना ली। अब जब आपने उस खाल को अलग कर दिया, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? उस खाल को साफ करना। उस खाल में तरह तरह की जो गंदगी हो सकता है, वहां पर ब्लड का एक स्टेन लगा हो सकता है, वहां पर अलग अलग तरह के जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, उन फ्लूइड्स के अलग अलग तरह के स्टेन लगे हो। ब्लड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ब्लड का पीएच होता है सम 8 और 8.5 के रेंज में। अब आप उस खाल को सबसे पहले साफ करोगे। जस्ट इमेजिन, यदि उस खाल को साफ करने के लिए आपने प्योर वाटर ले लिया और आपने प्योर वाटर एक मग्गे में भरा और प्योर वाटर से साफ आप उसको करने लगे। प्योर वाटर से साफ करते समय जो समस्या है, जिस जगह पर गैस्ट्रिक जूस का स्टेन है, जिस जगह पर HCl का स्टेन लगा हुआ है, उस जगह पर उस रीजन में पीएच एकदम से 1, 2 या 3 के रेंज में आ जाएगा, पीएच एकदम से 7 से काफी कम चला जाएगा। और जिस जगह पर, उसी खाल में जिस जगह पर बाइल जूस का स्टेन लगा हुआ है, जहां बेस का एक स्टेन लगा हुआ है, वहां पीएच एकदम से 7 से ऊपर उठ के 10, 11, 12 के रेंज में चला जाएगा, वहां पीएच एकदम से हाई चला जाएगा। उसी एक चमड़े में, उसी एक खाल में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेन लगे होने की वजह से, कहीं एसिड होने की वजह से, कहीं बेस हो, यू कैन नेवर अवॉइड। भाई जानवर का शरीर है, उसमें हर तरह के फ्लूइड्स हैं, जब आप अलग करोगे तो इस तरह के स्टेन आने ही है। किसी जगह पर पीएच एकदम ज्यादा हो गया, किसी जगह पर पीएच एकदम से कम हो गया, और वहां पर पीएच यूनिफॉर्म रहने के बजाय नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म हो जाने की वजह से कहीं पर लेदर की क्वालिटी डिफरेंट हो गई, कहीं कुछ और हो गई, कहीं पर वो कड़क हो गया, कहीं पर नरम हो गया। लेदर की क्वालिटी यूनिफॉर्म रहने के बजाय नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ध्यान रहे, लेदर काफी महंगा होता है, लेदर गुड्स काफी महंगे होते हैं, और लेदर गुड्स की जो कॉस्ट होती है, दैट इज टोटली गवर्न एंड टोटली कंट्रोल्ड बाय द क्वालिटी ऑफ लेदर। And the quality of leather totally depends on this initial process. जो क्वालिटी ऑफ लेदर है वह एक तो जानवर पर डिपेंड करती है, और उस जानवर से खाल को अलग करने के बाद उसे किस तरह से प्रोसेसिंग करा गया है, किस तरह से ट्रीटमेंट करा गया है, इस बात पर निर्भर करता है। यदि गलत ट्रीटमेंट कर दोगे तो लेदर की क्वालिटी पुअर हो जाएगी, और यह गलत ट्रीटमेंट ही है
लेदर को जानवर से अलग करने के बाद, जानवर से उसकी खाल को अलग करने के बाद एकदम से यदि आपने उस पर प्योर वाटर डाल दिया, उसको प्योर वाटर से, आप सोचोगे शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी से साफ करा जाए, बिल्कुल साफ होगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने वहां पर प्योर वाटर डाल दिया, शुद्ध पानी डाल दिया, तो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी, वह लेदर बेकार क्वालिटी का हो जाएगा, उससे बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत आप अच्छी वसूल नहीं कर पाओगे, उसकी कीमत गिर जाएगी। इस जगह पर हमें कोई एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन सोचना होगा। समस्या है कि पीएच फ्लक्चुएट नहीं होने देना है, पीएच को नॉर्मल बने रहने देना है। इस काम को आप प्योर वाटर से नहीं कर सकते, इस काम को प्योर वाटर से करने के बजाय हम करते हैं बफर सॉल्यूशन से। यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बफर सॉल्यूशन की उपयोगिता। बफर सॉल्यूशन से जब हम इसे साफ करेंगे तो बफर सॉल्यूशन की खास बात, बफर सॉल्यूशन पीएच को बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। बफर सॉल्यूशन पीएच को ना तो बढ़ने देगा ना कम होने देगा। बफर सॉल्यूशन में आप एसिड डालेंगे तो पीएच कम तो होगा, मगर इतना कम नहीं होगा, हल्का सा कम होएगा बस। बफर सॉल्यूशन में यदि आपने बेस डाल दिया तो पीएच बढ़ेगा तो सही, मगर हल्का सा बढ़ेगा। बफर सॉल्यूशन पीएच को नियरली कांस्टेंट रखेगा। इस जगह पर हम इस लेदर को प्योर वाटर से धोने के बजाय बफर सॉल्यूशन से धोएंगे। इसी तरह का जैसे मैंने कारखाना बताया शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में भी यही समस्या होती है। हम आपको बता दें, जब शुगर शक्कर बनती है तो वो बिल्कुल ऐसी व्हाइट कलर की नहीं होती जैसी हम देखते हैं, वो मटमैले कलर की होती है, उसमें स्टेन्स होते हैं। शुगर को डीकलराइज करा जाता है और शुगर को डीकलराइज करने के लिए जनरली बोन ऐश का इस्तेमाल होता है। बोन ऐश मतलब कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों को जलाकर उसकी राख बनाकर उस राख से शक्कर को धोया जाता है, उससे पास करा जाता है और उससे वह डीकलराइज होती है। वहां पर भी यही समस्या है, वहां पर भी पीएच ऊपर नीचे हो सकता है, वहां पर भी उसे प्योर वाटर के साथ रखने के बजाय बफर सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करा जाता है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब यह बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं इसी को मैं समझाऊंगा अगले आर्टिकल में। पहले इस चीज को नोट डाउन कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल।